गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। मैं सुरेश धर दुबे आज आप लोगों के साथ टीसीएस आरओ एआरओ यूपीएसआई 2024 को ध्यान में रख करके यह जो सीरीज प्रारंभ की गई है, इसके अंतर्गत जनसंख्या और नगरीकरण का दूसरा एपिसोड लेकर के उपस्थित हूँ। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपलब्ध हो सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कई प्रकार की सीरीज चलाई जा रही है, तो आप उन सभी सीरीजों का भी अपनी आवश्यकता अनुसार भरपूर लाभ उठाएं। हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। तो आइए आज की क्लास हम लोग प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर समझते हैं कि जनसंख्या नगरीकरण के विषय में जो कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं ये किस प्रकार से हमारे सामने आए हैं। वैसे इसकी बहुत व्यापक चर्चा हम लोग जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत करते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि माल्थस का क्या सिद्धांत कहता है, मार्क्स का क्या सिद्धांत कहता है, नोटेस्टीन का क्या कहता है, रोस्टो का। वहाँ पर 4 सिद्धांत की हम लोग चर्चा करते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत संक्षेप में चर्चा की जाएगी कि जनसंख्या और संसाधन के संबंध में पहला विचार जो आया था हमारे सामने, यह प्लूटो के द्वारा आया था। उसके पश्चात अगर बात करें कि जो व्यवस्थित विचार हमारे सामने प्रस्तुत हो रहे हैं, यह रॉबर्ट माल्थस के द्वारा प्रारंभ किए गए हैं और यही कालांतर में कह सकते हैं और लोगों को इस दिशा में सोचने के लिए एक आधार प्रदान करते हैं। और उसी के पश्चात जो जनसंख्या सिद्धांत है, यह 2 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। एक सिद्धांत होता है जो प्राकृतिक सिद्धांत है और एक सिद्धांत होता है जो सामाजिक सिद्धांत। अगर हम प्राकृतिक सिद्धांत की बात करें तो यहाँ पर कुछ प्रमुख भूगोलवेत्ता जो हैं उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। इसके प्रणेता एक प्रकार से माल्थस को ही माना जाता है और अन्य जो हैं उनके अंतर्गत थॉमस सैंडलर हैं, थॉमस डब्ल्यू एवं हर्बर्ट स्पेंसर हैं। इसी प्रकार जो सामाजिक नियम है, इसके मुख्य प्रणेता अगर देखे जाएं तो वहाँ पर कार्ल मार्क्स आते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त अन्य भी हैं जो अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं, जैसे हेनरी जॉर्ज हैं, अर्सेन ड्यूमॉट हैं, डेविड रिकार्डो हैं। ये सब भूगोलवेत्ता हैं जो प्राकृतिक और सामाजिक नियमों पर आधारित जनसंख्या के सिद्धांतों का प्रतिपादन किए हैं। इसी प्रकार एक और सिद्धांत है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसको कहते हैं वैसे तो आगे हम लोग देखेंगे भी, जिसका नाम है क्या नाम है, जनसंख्या का संक्रमणशील का सिद्धांत। लेकिन यहाँ पर हमको ये चीज़ पहले समझ लेनी है कि जो अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत है, यह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। अनुकूलतम जनसंख्या का जो सिद्धांत है, यह प्रतिपादित किया गया था ब्रिटिश अर्थशास्त्री एडविन केनन के द्वारा। ये एक अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। और अनुकूलतम जनसंख्या का जो तात्पर्य होता है, इसका तात्पर्य ये है कि जनसंख्या का अनुकूलतम बिंदु हम उसे कहते हैं कि वह न्यूनतम जनसंख्या जो मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सके। अर्थात यहाँ पर अगर देखें, प्रति व्यक्ति आय जब अधिकतम हो जाती है तो उसको हम कहते हैं अनुकूलतम जनसंख्या। अर्थात यदि उससे कम जनसंख्या हो जाएगी तो भी संसाधन का दुरुपयोग होगा, क्योंकि संसाधन का पूर्णतः यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। और यदि जनसंख्या अधिक हो जाएगी तो भी हमारा प्रोडक्टिविटी घटती है। तो यहाँ पर वह स्थिति जब प्रति व्यक्ति उत्पादकता मैक्सिमम हो जाए तो वह स्थिति कहलाती है अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत, जिसके प्रणेता कौन है, ब्रिटिश अर्थशास्त्री एडविन केनन महोदय हैं। शेष आप लोग यहाँ पर अपने आवश्यकता अनुसार पढ़िए। बाद में इसी का और कुछ परिमार्जित रूप हमारे सामने आता है, जिसमें जनसंख्याविद जो रॉबिन्सन है, इन्होंने जो बताया है अनुकूलतम जनसंख्या की स्थिति में कि जब प्रति व्यक्ति अधिकतम उत्पादन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, अनुकूलतम जनसंख्या। किसके अनुसार, रॉबिन्सन के अनुसार। लेकिन ध्यान रखिएगा, एडविन केनन ने क्या बताया है कि प्रति व्यक्ति अधिकतम आय की स्थिति क्या कहलाती है, अनुकूलतम जनसंख्या कहलाती है। जबकि बाद में इसका एक और रूप आया जिसमें कहा गया प्रति व्यक्ति अधिकतम उत्पादन को अनुकूलतम जनसंख्या का नाम दिया है। इसी प्रकार कार्ल सैंडर्स ने बताया है कि प्रति व्यक्ति अधिकतम आर्थिक कल्याण क्या कहलाती है, अनुकूलतम स्थिति कहलाती है। जबकि डाल्टन ने यह एडविन केनन के द्वारा जो व्याख्यायित है उसी के अनुसार इन्होंने कहा है अनुकूलतम जनसंख्या की स्थिति में प्रति व्यक्ति आय की संकल्पना से सहमत है। का तात्पर्य है डाल्टन जो है यह एडविन केनन के सहमत में है, इनके समर्थन में है,
जबकि कार्ल सैंडर्स जो कहते हैं आर्थिक कल्याण की बात करते हैं, और जो जनसंख्याविद रॉबिन्सन है ये क्या बात करते हैं कि प्रति व्यक्ति अधिकतम उत्पादन की बात करते हैं। साथ में अगर हम देखें यहाँ पर जनसंख्या का एक और सिद्धांत है जिसका नाम है जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत। तो एक प्रकार से जनसंख्या के सिद्धांत के अंतर्गत एक सिद्धांत हो गया सामाजिक, एक सिद्धांत हो गया प्राकृतिक, एक सिद्धांत हो गया अनुकूलतम जनसंख्या का, और एक सिद्धांत हो गया जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत। तो जो जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत है इसके जो प्रमुख प्रणेता हैं, जो प्रारंभिक प्रणेता हैं, अगर उनकी बात करें तो WM थॉमसन महोदय हैं जिन्होंने इस सिद्धांत को 1929 में प्रतिपादित किया था। लेकिन वैसे जनांकीय संक्रमण के सिद्धांत के जो प्रमुख प्रणेता हैं जिन्होंने इसको एक नई दिशा और गति प्रदान की, उनका नाम है FW नोटेस्टीन। ज़्यादातर यहीं से प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन फिर भी इसका तात्पर्य ये नहीं है कि WS थॉमसन को आप भूल जाएंगे, प्रारंभिक तो प्रणेता यही हैं। अगर यहाँ पर बात किया जाए तो जो नोटेस्टीन महोदय हैं इन्होंने 4 अवस्थाओं की चर्चा किया है कि जनसंख्या का जो संक्रमणशील की अवस्था है इसमें कितनी अवस्थाएं होती हैं, 4 अवस्थाएं होती। लेकिन कालांतर में अगर देखा जाए कोलिन क्लार्क महोदय ने इसमें 5वीं अवस्था को जोड़ दिया है। 4 अवस्थाओं तक का जो जिक्र है यह नोटेस्टीन महोदय के द्वारा किया गया है, लेकिन 5वीं अवस्था को जोड़ने का श्रेय किसे दिया जाता है तो कोलिन क्लार्क महोदय को दिया जाता है, जिन्होंने यह बताया है कि जो 5वीं अवस्था कहलाती है उसको इन्होंने क्या नाम दिया है, तो इसी को इन्होंने नाम दिया है यहाँ पर जो 5वीं अवस्था है कि परिकल्पना की और जनांकीय क्रमिक चरणों में इन अवस्थाओं का जनांकीय विद, जनसंख्या चक्र एवं भूगोल विद। तो यहाँ पर 5वीं अवस्था के बारे में नहीं लिखा गया, लेकिन आप ध्यान रखिएगा 5वीं जो अवस्था होती है यह एक प्रकार से क्षरण की अवस्था होती है जहाँ पर जनसंख्या लगातार डिक्लाइन करती है, घटने लगती है। यह जनसंख्या के घटने का एक प्रकार से सूचक होता है 5वीं अवस्था, जब डिक्लाइन करने लगती है किसी भी राष्ट्र की पॉपुलेशन। किसने बताया है? कोलिन क्लार्क महोदय ने। यहां पर अगर देखें तो संसार के 2 सबसे बड़े जो धार्मिक समुदाय हैं इनके यहां पर नाम है, सबसे ज्यादा है ईसाई का, दूसरे नंबर पर है इस्लाम। इसी प्रकार माल्थस ने जो अपना सिद्धांत दिया उसे माल्थस के सिद्धांत पर बहुत व्यापक चर्चा की जाती है, लेकिन यहाँ पर बहुत संक्षेप में चर्चा है क्योंकि ज़्यादा तो यहाँ पर चर्चा हम करेंगे नहीं। लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा जो माल्थस का सिद्धांत है यह किस पर आधारित है? गुणोत्तर श्रेणी पर आधारित। जनसंख्या को जो वृद्धि होती है यह गुणोत्तर श्रेणी पर होती है, और जो खाद्यान्न होते हैं यह किस पर आधारित होते हैं? वह अंकगणितीय पर आधारित होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। यह किसने बताया है? तो माल्थस ने बताया है। इसका तात्पर्य है कि अगर जनसंख्या आज 1 है तो कल 2 होगी, फिर 2 की 4 होगी, 4 की 8 होगी, ऐसे बढ़ती है गुणोत्तर। जबकि जो संसाधन होते हैं यह अंकगणितीय दर से बढ़ते हैं। इसका तात्पर्य है 1 है, 1 में 1 जुड़ेगा कितना होगा? 2 होगा, फिर 2 में 1 जुड़ेगा कितना होगा? 3 होगा, 3 में 1 जुड़ेगा कितना होगा? 4। तो अगर इस दर से बढ़ रहा है तो इसको कहते हैं अंकगणितीय दर से वृद्धि। तो यहाँ पर माल्थस ये कहते हैं कि जो जनसंख्या है यह गुणोत्तर दर से बढ़ती है, लेकिन जो संसाधन होते हैं यह अंकगणितीय दर से बढ़ते हैं। इसलिए एक सीमा के बाद जनसंख्या की जो वृद्धि होती है यह उस समाज के लिए समस्या उत्पन्न कर देती है। इसलिए कहीं ना कहीं ये जो माल्थसवादी जो सिद्धांत है यह पूंजीपतियों का समर्थन करती है। किसका समर्थन करती है? पूंजीपतियों का समर्थन करती है। लेकिन जो मार्क्स की अवस्था है वह किसका समर्थन करती है? वह सामाजिकवाद का समर्थन करती है, अर्थात वे गरीबी को महत्व देते हैं। तो दोनों के डिफरेंस को हमको ध्यान रखना है, बाकी चर्चाएं तो हम लोग कालांतर में करेंगे ही। इसी प्रकार अगर देखें तो जनांकीय संक्रमण की जो तीसरी अवस्था है इससे भारत गुजर रहा है, और देश की कुल आबादी का लगभग 54% जो हिस्सा है यह 25 वर्ष से कम आयु वर्ग के लोगों का है, और 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के लोगों की जो पॉपुलेशन है देश में यह 30.8% है, और 0 से 4 वर्ष तथा 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग का जो परसेंटेज है यह 9.3 और 8.6 है। अर्थात 0 से 4 एज ग्रुप के लोग कितने हैं भारत में? तो 9.3% हैं। 60 प्लस एज ग्रुप के कितने लोग हैं भारत में? तो 8.6% हैं। और 25 से अधिक आयु वर्ग के कितने लोग हैं? तो 54% है। ये इस प्रकार से थोड़ा यहाँ पर कैलकुलेशन है, आप इसको अपने आवश्यकता अनुसार याद करिए। साथ में अगर हम आयु संरचना की बात करें तो यहाँ पर कई आधारों पर यह वर्गीकरण किया गया है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ जो बात करेंगे 3 विधियों की बात करेंगे।
ये 3 विधियां क्या हैं, आइए इसका क्रम से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, बाकी आप लोग पढ़िए अपने आवश्यकता अनुसार। यहां पर अगर बात करें कि पहला जो वर्गीकरण किया गया है यह आयु पिरामिड के आधार पर किया गया, अर्थात 0 से 14, 14 से 64 और 65। यह वैश्विक वर्गीकरण है, जबकि अपने राष्ट्र में अगर देखिए जो हम लोग वृद्ध की बात करते हैं वह 60 का एज ग्रुप लिया जाता है। कितना लिया जाता है? 60 का, जबकि यहाँ पर कितना है? 65 का। ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या बातें की गई हैं, जो जनांकिकीय संक्रमण की अवस्था हमने कहा नोटेस्टीन का है, वह इसी को व्याख्यायित करता है। कैसे व्याख्यायित करता है? उन पांचों अवस्थाओं को यहाँ पर हम थोड़ा सा संक्षेप में आपके सामने केवल डिस्कस करें। यहाँ पर जो पहली अवस्था होती है, इसका तात्पर्य है यहाँ पर कि जन्म दर अधिक होती है और मृत्यु दर अधिक होती है, उसको हम कहते हैं पहली अवस्था। तो जन्म दर अधिक का तात्पर्य है यहाँ पर जन्म दर जो होगी यह 40 से लेकर के 50% है, ये जन्म दर है। तो जन्म दर अगर 40 से 50%, इसका तात्पर्य है यहाँ का जो एज ग्रुप है यह 0 से लेकर के आपका 14 वर्ष वाला। तो जब शिशु का परसेंटेज अधिक होगा, इसका तात्पर्य जन्म दर अधिक हो जाएगी। और यहाँ पर जो एज रख देंगे, यह रख देंगे हम 15 से लेकर के 64 साल वालों का, और फिर यहाँ पर 65 प्लस वालों का। तो जो पहली अवस्था होती है, पहली अवस्था में जन्म दर अधिक होती है और मृत्यु दर अधिक होती है। तो जब मृत्यु दर अधिक हो जाएगी तो 65 प्लस के लोग बहुत कम बचेंगे, इसलिए यहाँ पर 65 प्लस के लोग कितने हैं? 4% से कम है। क्या है? 4% से, क्योंकि यहाँ पर जन्म दर बहुत ज़्यादा होती है लेकिन मृत्यु दर बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर 65% से अधिक लोगों का परसेंटेज काफ़ी कम होता है। जब दूसरी अवस्था आती है तो दूसरी अवस्था में क्या होती है? जन्म दर तो हमारा पूर्ववत ही बना रहता है, लेकिन आर्थिक सामाजिक सुधार होने के कारण मृत्यु दर कम होने लगती है। तो जब मृत्यु दर कम होने लगेगी तो यहाँ पर मृत्यु दर बढ़ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 से लेकर के 8%। अब 65 प्लस के लोग यहाँ पर विद्यमान हो, लेकिन हमारी जन्म दर जो है यह 40 से 50% ही रहेगी। इसका तात्पर्य है कि जो 0 से 14 एज ग्रुप के लोग हैं, इनका परसेंटेज अधिक है। यह दूसरी अवस्था कहलाती है। इसी प्रकार अगर तीसरी अवस्था की बात करें तो तीसरी अवस्था में अब जन्म दर भी घटेगी। क्या होगी? जन्म दर भी घटेगी और मृत्यु दर भी घटेगी। तो जो मृत्यु दर घटने का तात्पर्य यही है कि हमारे जो वृद्ध लोग हैं इनकी संख्या बढ़ेगी। शुरू में आप देख रहे हैं वृद्ध लोगों की संख्या कम थी, लेकिन जब मृत्यु दर घटी तो वृद्धों की संख्या बढ़ने लगी, 4 से 8% हो गई। यही और ज़्यादा जब बढ़ाएंगे आप तो यहाँ पर जन्म दर हमारा अब कम होगा और मृत्यु दर भी क्या होगी? कम होगी। तो यहाँ पर यह परसेंटेज हो जाएगा 8 से लेकर के 12% हो जाएगा, क्योंकि मृत्यु घट रही है तो वृद्ध लोग बढ़ रहे हैं और जन्म दर यहाँ पे क्या होगी? कम होगी, अर्थात अब लोग जागरूक होंगे। तो यहाँ पर जो जन्म दर होगी यह 30 से लेकर के 35% होगी, अर्थात जो 0 से 14 एज ग्रुप के लोग हैं इनका परसेंटेज अब घटेगा, क्योंकि लोग जागरूक होंगे। तो इसलिए कम से कम लोग क्या करेंगे? बच्चों को जन्म देंगे। तो इसका तात्पर्य है ये आपका तीसरा चरण हो जाता है। इसी प्रकार जब और ज़्यादा जागरूकता बढ़ती है और ज़्यादा सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा हमारी सुदृढ़ होती है तो मृत्यु दर और कम होती है और जन्म दर भी कम होने लगती है। तो जो चौथी अवस्था होती है वहाँ पर क्या होता है? आप ध्यान रखिएगा, यह ऊपर का पोर्शन थोड़ा, अब देखिए फिगर हम एक ही जैसा बना रहे हैं, जबकि फिगर क्या होगा? अलग अलग होगा, फिगर एक जैसा नहीं बनेगा, बस आपको ये ध्यान रखना है। हम बस यहाँ पर समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। यहाँ पर अब इसका परसेंटेज बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 12 से लेकर के 14%। वृद्ध लोग और बढ़ गए हैं और बच्चों की संख्या और कम हो जाएगी। यहाँ पर 20 से लेकर के, यहाँ पर आप कैसे नहीं, यहाँ पर आप कर सकते हैं 20 से 25%। अब यहाँ पे कौन लोग हो जाएंगे? बच्चों की संख्या हो जाएगी और बीच वालों को आप देख सकते हैं। ये आपकी चौथी अवस्था होगी। और ज़्यादा जब समाज सुदृढ़ होता है तो यहाँ पर अब जो जन्म दर है और मृत्यु दर है यह दोनों लगभग इक्विवेलेंट हो जाती है, जो पांचवी अवस्था कहलाती है क्लार्क महोदय की। तो यहाँ पर जो पांचवी अवस्था है ये आप देखिए, यहाँ पर जन्म दर जो हमारी है यह 15 से 20% हो जाती है और मृत्यु दर जो है यह 14 से लेकर के 16% हो, अर्थात मृत्यु दर घटेगी। तो जब घटेगी तो वृद्ध लोग बढ़ रहे हैं, इसका मतलब वृद्धों का पॉपुलेशन बढ़ने लगता है और बच्चों का पॉपुलेशन घटने लगता है। बीच में इसकी अवस्था बढ़ती है, अर्थात जो हमारे युवा वर्ग है या जो प्रौढ़ वर्ग है इसका परसेंटेज बढ़ता है। यह 5 अवस्थाएं हैं किसकी? नोटेस्टीन का जो जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत है उसी की यहाँ पर बातें की गई हैं। साथ में अगर बात करें कि दूसरा जो वर्गीकरण है एज ग्रुप के आधार पर,
तो यहाँ पर जो 0 से लेकर के 14 एज ग्रुप के लोग हैं, ये इनको हम कहते हैं बाल आयु वर्ग। क्या कहते हैं? बाल आयु वर्ग। और ध्यान रखना है, यहाँ पर कुछ बातें यहाँ पर दी गई हैं। किसके अनुसार? सैंडर्स महोदय के अनुसार। सैंडर्स महोदय ये कहते हैं कि यदि किसी देश का क्या, यदि किसी देश के बाल आयु वर्ग की जनसंख्या 40% से अधिक हो रही है, ध्यान रखिएगा, किससे अधिक हो रही है? 40% से अधिक हो रही है, तो उस देश की जनसंख्या प्रगतिशील होगी। कैसी होगी? प्रोग्रेसिव होगी, क्योंकि आगे हमको अधिक से अधिक युवा वर्ग प्राप्त होंगे। इसीलिए यहां पर है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिव पॉपुलेशन कहते हैं, क्योंकि यह पूर्व काल अर्थात प्री वर्किंग फोर्स होता है, जो आगे जाकर के हमारी वर्किंग फोर्स में कन्वर्ट होगी। साथ में यह भी ध्यान रखना है कि अगर यही हमारा युवा वर्ग, मतलब जो बच्चों की संख्या है, बाल जो आयु वर्ग है, अगर यह संपूर्ण जनसंख्या का 20% से कम हो जाए, क्या हो जाए? 20% से कम हो जाए, तो वह समाज कैसा हो जाएगा? अप्रतिगामी हो जाएगा, अर्थात वह धीरे धीरे डिक्लाइन की तरफ चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? डिक्लाइन की तरफ चला जाएगा। क्योंकि आप यहाँ पर देखिए, 5 अवस्थाओं की बात की गई है। जो बेहतर अवस्था मानी जाती है वह आपकी तीसरी अवस्था मानी जाती है, सबसे बेहतर अवस्था मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो युवा वर्ग मतलब जो बाल्य अवस्था है यह ठीक ठाक है, और यहाँ पर मृत्यु दर भी कम है। इसलिए यहाँ पर जो हमारे प्रौढ़ वर्ग हैं ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, वर्किंग फोर्स काफ़ी ज़्यादा होती है। तो सबसे बेहतर अवस्था तीसरी अवस्था होती है, जो भारत के पक्ष में है। साथ में अगर हम प्रौढ़ की बात करें, जो 15 से लेकर के 64 आयु वर्ग के लोग होते हैं, इनको हम वर्किंग पॉपुलेशन कहते हैं। लेकिन इसको भी 2 वर्गों में बांट दिया जाता है। एक इनको 15 से 39 आयु वर्ग का, और एक 40 से लेकर के 64 आयु वर्ग के उप वर्गों में बांटा जाता है। अगर हम 15 से 39 की बात करें, इनको हम युवा वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? युवा वर्ग कहते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, सशक्त होते हैं और प्रजननशील होते हैं तथा उत्पादक होते हैं। जबकि जो 40 से लेकर के 64 आयु वर्ग के लोग होते हैं, इनको प्रौढ़ वर्ग की संज्ञा दी जाती है। और किसी भी और जो विकासशील राष्ट्र होते हैं, अर्थात जैसे भारत जैसा जो राष्ट्र है, यहाँ पर 55 या 59 मानी जाती है। जैसा आपने कैलकुलेशन में देखा है कि हम लोग इससे पूर्व जो कल का एपिसोड था उसमें हमने कहा था ना कि जो आश्रित जनसंख्या होती है वहाँ पर बालकों को और प्लस प्रौढ़ जो वृद्ध होते हैं उनको ऐड किया जाता है। तो वहाँ पर वृद्ध किसको माना जाता था? जो 60 और 60 प्लस वाले हैं, अर्थात 59 के ऊपर वाले हैं। तो वैसे यहाँ पर तो 64 की बात की जाती है, लेकिन भारत जैसे विकासशील राष्ट्रों में यह जो ऊपरी सीमा है यह 59 या 55 मानी जाती है। साथ में एक बात और ध्यान रखनी है कि जो वृद्ध एज ग्रुप होता है, यहाँ पर 65 आयु वर्ग से अधिक के लोगों को शामिल किया जाता है, जबकि विकासशील और विकसित राष्ट्रों में 55 या 59 आयु वर्ग के लोगों को यहाँ पर मेजर किया जाता है। यहाँ पर जो बात है, सैंडर्स के अनुसार एक बात बताई गई है। क्या बताई गई है? कि अगर यह वृद्ध जो एज ग्रुप है, अगर यह 8% से कम है, ध्यान रखिएगा किससे कम है? 8% से कम है, तो यहाँ की जो जनसंख्या होगी यह प्रोग्रेसिव होगी, अर्थात प्रगतिशील, वह समाज विकास करेगा। लेकिन अगर वृद्धों की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और 8 से लेकर के 16% के मध्य में है, तो वह समाज फिर धीरे धीरे क्या होगा? स्टेगनेंट हो जाएगा, स्टेशनरी हो जाएगा, ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा। और यदि 16% से अधिक हो गया तो वह समाज अप्रगतिशील हो जाएगा, अर्थात डाउनफॉल करेगा। ये बात हमको ध्यानपूर्वक समझनी होगी, क्योंकि इन सब का प्रयोग कहीं न कहीं जब हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं तो इसकी चर्चा की जाती है, लेकिन यहाँ पर बहुत संक्षेप में है, इस बात को आपको ध्यानपूर्वक समझना है। अगर हम बात करें यहाँ पर कि भारत का जो 60 प्लस एज ग्रुप है ये कितना है, तो आप देखिए भारत का अगर टोटल की हम बात करें, भारत का टोटल आप यहाँ पर तो हमारे समझ से कितना लिखा है कि नहीं, जारी एक रिपोर्ट के अनुसार इतना में 60 वर्ष आयु के लोगों इतना %, ठीक है, यहाँ पर हमको नहीं मिल रहा है, पीछे दिया गया है 8 पॉइंट समथिंग है, 8 पॉइंट कुछ % के आसपास है। जो हमारे देश का 60 प्लस एज ग्रुप है कितना है? 8 पॉइंट समथिंग है, आगे हो सकता मिल जाए। लेकिन केरल में जो एज ग्रुप है ये 12% से अधिक है वृद्धों की, अर्थात यह जो देख रहे हैं आप कंडीशन, यह स्टेशनरी की कंडीशन। केरल हमारा स्टेशनरी स्टेट की तरफ जा रहा है, और न्यूनतम जो वृद्ध हैं ये कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में, अर्थात यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाएं काफ़ी लचर हैं, इसलिए यहाँ पर लोग 60 एज से पहले ही क्या होते हैं? मर जाते हैं। इसी प्रकार अगर हम देखें आयु सूचकांक के आधार पर भी ये वर्गीकरण किया गया है। आयु सूचकांक के आधार पर अगर देखें तो शिशु निर्भरता अनुपात कैसे कैलकुलेट किया जाता है?
तो बालक को ऊपर और प्रौढ़ को नीचे। प्रौढ़ का मतलब जो वर्किंग ग्रुप हो, बालक का तात्पर्य होता है 0 से 14। तो 0 से 14 आयु वर्ग के जितने लोग हैं इनको ऊपर रख दो, और जितने 15 से लेकर के 64 एज ग्रुप के लोग हैं इनको नीचे रख दो। कैलकुलेट करो तो जो रिजल्ट आएगा उसको कहते हैं शिशु निर्भरता अनुपात। इसी प्रकार वृद्ध की बात करें तो वृद्ध का तात्पर्य 64 प्लस वालों को ऊपर रखो और 15 से लेकर के 64 एज ग्रुप को नीचे रखो। यह जो अनुपात आएगा इसको कहते हैं वृद्ध निर्भरता अनुपात। पराश्रिता या निर्भरता अनुपात का तात्पर्य है इसमें बालक भी निर्भर होते हैं और वृद्ध भी निर्भर होते हैं, तो इन दोनों को ऊपर कर दो और प्रौढ़ को नीचे कर दो, क्योंकि इन सब की जिम्मेदारी किसके ऊपर आती है, जो वर्किंग फोर्स होता है उसी के ऊपर आती है। इस प्रकार से इसका कैलकुलेशन किया जाता है। साथ में यहां पर आपको ध्यान रखना है, जो हमने कहा ना वृद्ध वाले जो हैं 60 प्लस, तो भारत में कितने हैं 8.6। भारत का जो वृद्ध एज ग्रुप है यह अभी ठीक ठाक स्थिति में है, अर्थात भारत अगर आप देखें तो यहां पर आप कह सकते हैं प्रगतिशील, ऐसा है प्रगतिशील, ठीक है ना। साथ में अगर हम बात करें यहां पर कि निर्भरता सूचकांक यहां पर आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर अगर देखें जो 0 से 4 एज ग्रुप के लोग हैं इनका परसेंटेज 9.3 है, 5 से 9 वालों का 10.5% है, और 10 से 14 एज ग्रुप का कितने लोग हैं 11% के आसपास हैं पूरे भारत में। और जो हमारे पास वर्किंग पॉपुलेशन ये काफ़ी ज़्यादा है, 60% हमारे राष्ट्र में क्या है वर्किंग पॉपुलेशन, जो हमारे देश के लिए क्या है एक प्रकार से वरदान है। लेकिन हाँ, समय रहते यदि इनको उचित रोजगार नहीं मिला तो यह एक अभिशाप में भी कन्वर्ट हो जाए। इसलिए ये बात हमको ध्यानपूर्वक समझनी है कि इसको जनसंख्या दबाव के रूप में हम ना प्रयोग करके, बल्कि इसको हम संसाधन के रूप में यदि प्रयोग कर लिए और इस पॉपुलेशन को यदि हमने संसाधन में कन्वर्ट कर लिया तो हमारा देश नो डाउट विकसित राष्ट्र हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें शीर्ष 5 लिंगानुपात वाले जो राज्य हैं ये कौन कौन से हैं, लेकिन वैसे जो हमारे देश का जो लिंगानुपात है वर्तमान में 943 है, और ये लिंगानुपात भी एक प्रकार से हमारे समाज की मानसिकता को प्रदर्शित करता है। यदि लिंगानुपात बढ़ रहा है तो इसका तात्पर्य है कि हमारा समाज प्रोग्रेसिव हो रहा है, स्त्री और पुरुष के भेद को समाप्त कर रहा है। तो वर्तमान में जो हमारे राष्ट्र का लिंगानुपात है 943 है, अर्थात 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं 943 महिलाएं विद्यमान हैं। जबकि पिछले दशक की तुलना में यह 10 वृद्धि हुई है, अर्थात जो 1991 से 2001 का दौरान था वहां पर जो हमारा लिंगानुपात था वो 933 था। कितना था 933 था, वर्तमान में कितना हो गया 943। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जो राज्य हैं उसमें कौन है केरल, अर्थात केरल का जो सामाजिक स्तर है काफी बेहतर है। तमिलनाडु में 996 है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मेघालय। इसी प्रकार न्यूनतम लिंगानुपात अर्थात यहाँ पर रूढ़िवादिता सामाजिकता काफी ज्यादा लो स्तर का है, तो हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है। उसके पश्चात जम्मू कश्मीर का है, सिक्किम का है, पंजाब का है और उत्तर प्रदेश का भी लिंगानुपात काफी कम है, 912 महिलाएं विद्यमान हैं 1000 पुरुष पर। इसी प्रकार शीर्ष 5 लिंगानुपात वाले जो केंद्र शासित राज्य हैं अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ पर सर्वाधिक बेहतर स्थिति है पांडुचेरी की, उसके बाद लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, दिल्ली है और चंडीगढ़। चंडीगढ़ आप देख रहे हैं, चंडीगढ़ की जो स्थिति है यह टॉप की बात हो रही है 818, अर्थात जो न्यूनतम हमारे नॉर्मल राज्य हैं उसकी तुलना में भी कम। तो निम्नतम की देखो कौन है दमन दीव में मात्र 618 महिलाएं विद्यमान है 1000 पुरुष। कितनी विषम परिस्थितियां यहां पर देखने को मिलेंगी। इसी प्रकार दादरा और नागर हवेली आपको मिलेगा, दादरा नागर हवेली ये एक ही साथ है, यहाँ पर इसको कट करो 774 है। इसके पश्चात चंडीगढ़ थोड़ा बेहतर है, दिल्ली 868 है, अंडमान निकोबार 873 है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुछ आंकड़े हैं जो आपको ध्यानपूर्वक याद। साथ में अगर सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों की बात करें तो माहे जो पांडुचेरी का है यहाँ पे काफ़ी बेहतर स्थिति है, अर्थात 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या 1176 है। अल्मोड़ा जो उत्तराखंड का एक जिला है यहाँ पर भी 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या 1139 है, काफ़ी बेहतर स्थिति, अर्थात यहाँ पर महिला सशक्त हैं, पुरुष को सशक्तिकरण की आवश्यकता। जबकि न्यूनतम लिंगानुपात वाले 2 जिले जो हमारे राष्ट्र में हैं, एक का नाम है दमन दीव, 533 महिलाएं विद्यमान है 1000 पुरुष, समझ सकते हैं 2 पुरुष पर सिर्फ 1 महिला। और लेह लद्दाख की जो स्थिति है वहां पर भी आप देख सकते हैं
सिर्फ 583 महिलाएं विद्यमान हैं 1000 पुरुष पर। इसी प्रकार अगर हम बाल लिंगानुपात की बात करें, अर्थात 0 से लेकर के 6 एज ग्रुप के बच्चों में, इसका जो लिंगानुपात हमारे राष्ट्र का है 919 बालिकाएं हैं 1000 बच्चों पर। मतलब 1000 जो बालक हैं उसकी तुलना में बालिकाएं कितनी हैं? 919। और पिछले दशक की तुलना में यहाँ पर 8 की कमी आई, अर्थात 2001 में जो स्थिति थी वह थी 927 और इस साल कितनी हो गई? 919, अर्थात यहाँ पर 8 की कमी आ गई। और यहाँ पर अगर बात किया जाए कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जो राज्य हैं, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की स्थिति काफ़ी बेहतर है, 972 है, मिजोरम की 970 है और मेघालय की कितनी है? 970 है। अगर यहाँ पर न्यूनतम की बात करें तो हरियाणा 834, पंजाब 846। इसी प्रकार अगर केंद्र शासित की बात करें तो काफ़ी बेहतर स्थिति है अंडमान निकोबार की और पांडुचेरी की। और अगर सबसे खराब स्थिति देखें तो दिल्ली की है, मात्र 871 बालिकाएं हैं 1000 बालक पर। चंडीगढ़ की भी स्थिति काफ़ी नाजुक है, इस बात को आपको ध्यानपूर्वक समझना है। यहाँ पर अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें तो वर्तमान की जो हमारी लिटरेसी रेट है वह कितनी है? 73%, अर्थात 100 व्यक्ति में मात्र 73 व्यक्ति क्या हैं? साक्षर हैं। जबकि 1951 में जो भारत की साक्षरता थी मात्र 18.33%। उसके सापेक्ष अब हमारे देश की जो लिटरेसी रेट है काफ़ी बेहतर स्थिति में पहुंच चुकी। ये बात हमको भूलना नहीं है। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है कि जो 2001 की स्थिति थी वहाँ पर 64.8% लोग साक्षर थे। यहाँ पर मेल जो साक्षरता है यह ज़्यादा है, 80.9% मेल मतलब पुरुष वर्ग साक्षर हैं, जबकि महिला वर्ग कितनी साक्षर है? मात्र 64.6% महिला साक्षर। यहाँ पर साक्षर में किसको हम ऐड करते हैं? जो 7 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के व्यक्ति होते हैं उनको यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है, जैसी चर्चा हम लोग प्रारंभ में कर चुके हैं। यहाँ पर अगर शीर्ष साक्षर राज्यों की हम बात करें तो सर्वाधिक साक्षर जो राज्य है एक केरल है। तो जब सर्वाधिक साक्षर होगा तो यहाँ पर सामाजिक स्तर भी काफ़ी बेहतर होगा। सामाजिक स्तर काफ़ी बेहतर होगा तो यहाँ पर जो लिंगानुपात है ये भी काफ़ी बेहतर है, आपने देखा भी। इसी प्रकार मिजोरम की भी साक्षरता दर काफ़ी बेहतर है, गोवा की भी काफ़ी अच्छी है, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश की भी स्थिति काफ़ी बेहतर है, सराहनीय है। लेकिन जो न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्य हैं इसमें सर्वाधिक जो खराब स्थिति है वो बिहार की है, उसके पश्चात अरुणाचल प्रदेश की है, राजस्थान की है, झारखंड की है और आंध्र प्रदेश। यहाँ पर अगर केंद्र शासित में हम बात करें सर्वाधिक बेहतर स्थिति किसकी है? लक्षद्वीप की है, दमन दीव की है, अंडमान निकोबार, दिल्ली और चंडीगढ़। जबकि न्यूनतम जो स्थिति अर्थात जो सबसे खराब स्थिति है केंद्र शासित राज्यों में वहाँ पर आता है दादरा और नागर हवेली, पांडुचेरी और चंडीगढ़। इसी प्रकार अगर शीर्ष 5 साक्षर जनसंख्या वृद्धि दर वाले का तात्पर्य है कि 2001 में इनकी स्थिति काफ़ी खराब थी और 2001 से 2011 में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया। तो 2001 से 2011 में इन राज्यों ने इम्प्रूवमेंट काफ़ी बेहतर किया है। तो सबसे बेहतर जो इम्प्रूवमेंट है, सबसे ज़्यादा सुधार किस राज्य में हुआ है? वह हुआ दादरा और नागर हवेली। दादरा नागर हवेली में साक्षरता दर में काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है, 119% यहाँ पर साक्षरता दर में जंप आया है। दमन दीव में भी काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने को मिला, लगभग 75.63% का सुधार। बिहार में भी काफ़ी बेहतर स्थिति हुई है, यहाँ पर भी साक्षरता दर में काफ़ी बेहतर सुधार हुआ, 74.83%। अगर न्यूनतम स्त्री साक्षरता वाले राज्यों की हम बात करें तो न्यूनतम जो स्त्री साक्षरता है वो कहाँ पर है? बिहार। क्योंकि बिहार की साक्षरता दर कम ही है तो महिलाओं की वैसे ही कम हो जाएगी। राजस्थान की भी महिला साक्षरता दर काफ़ी कम है, झारखंड की भी काफ़ी कम है, जम्मू कश्मीर की भी अच्छी नहीं है और उत्तर प्रदेश की भी बेहतर नहीं। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है, स्त्री पुरुष का जो साक्षरता दर में जो डिफरेंस है, स्त्री पुरुष में साक्षरता दर का जो डिफरेंस है, सर्वाधिक जो डिफरेंस है यह कहाँ पर है? राजस्थान। अर्थात राजस्थान में पुरुष की तुलना में महिलाओं की साक्षरता काफ़ी कम है। झारखंड में उसके पश्चात झारखंड में भी काफ़ी स्थिति खराब है कि पुरुष ज़्यादा साक्षर हैं और उसकी तुलना में महिलाओं की स्थिति काफ़ी खराब।
दादरा नागर हवेली की वही स्थिति है, जम्मू कश्मीर की भी स्थिति नाजुक है और छत्तीसगढ़ की भी स्थिति बेहतर। इसी प्रकार अगर देखें न्यूनतम पुरुष स्त्री साक्षरता दर में अंतर, अर्थात यहाँ पर स्त्री और पुरुष के साक्षरता में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सबसे कम डिफरेंस किस राज्य में मिलता है? तो मेघालय में। मेघालय में पुरुष की तुलना में महिला जो साक्षरता है यह बहुत कम डिफरेंस मिलता है, मात्र 3.1। मिजोरम और केरल में कितना है? 4% का, नागालैंड में 6.7%। इसी प्रकार अगर बात करें कि जो निरक्षरतों की संख्या है 1991 से 2001 के दशक में निरक्षरों की संख्या में सर्वाधिक कमी आई है। यह प्रश्न भी प्रासंगिक है, भविष्य में पूछा जा सकता है। किस दशक में निरक्षरों की संख्या में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है? 1991 से 2001 के दशक में। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, निरक्षर व्यक्तियों की सर्वाधिक जो वृद्धि हुई है, राजस्थान में सर्वाधिक निरक्षर व्यक्ति यहां पर आए हैं। सर्वाधिक निरक्षर व्यक्ति कहां पर बढ़े हैं? राजस्थान में। और जबकि निरक्षर व्यक्तियों की सर्वाधिक कमी कहां देखी गई है? तो उत्तर प्रदेश। साथ में जनसंख्या घनत्व के विषय में अगर बात करें तो 1 वर्ग किलोमीटर के एरिया में जो जनसंख्या होती है उसको कहते हैं जनसंख्या घनत्व। लेकिन यहाँ पर घनत्व के आधार पर 4 प्रकार के घनत्व कैलकुलेट किए जाते हैं। एक होता है गणितीय जनघनत्व। तो गणितीय जो जनसंख्या घनत्व होता है यहाँ पर कुल जनसंख्या को ऊपर करते हैं और कुल क्षेत्रफल को नीचे कर देते हैं। जो हमको आंकड़ा प्राप्त होता है उसको कहते हैं जनसंख्या घनत्व। लेकिन इसका नाम होता है गणितीय जनसंख्या घनत्व। जो यहाँ पर एक बात हो रही है जनसंख्या घनत्व, यह आपका सामान्य रूप से कौन होता है? गणितीय जनसंख्या घनत्व ही होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ और घनत्व हैं जिसकी बात की जाती है, जैसे कायिक घनत्व होता है। कायिक घनत्व का तात्पर्य होता है जो कार्यशील होते हैं। कार्यशील में कुल जनसंख्या को ऊपर कर दो और कृषित क्षेत्र को नीचे कर दो, और जो यह अनुपात मिलता है इसको कहते हैं क्या? कायिक घनत्व। इसी प्रकार कृषि घनत्व भी प्रश्न पूछा जाता है। तो कृषि घनत्व में क्या होता है? कृषि में संलग्न जनसंख्या को ऊपर कर दो और कृषि क्षेत्र को नीचे कर दो, जो अनुपात मिलेगा उसे कहते हैं कृषि घनत्व। और आर्थिक घनत्व में क्या होता है? जनसंख्या को ऊपर करो और उत्पादन या संसाधन को नीचे कर दो, जो अनुपात मिलेगा इसे कहते हैं आर्थिक घनत्व। तो ये प्रश्न आपसे प्रासंगिक तौर पर भविष्य में पूछे जाएंगे और अतीत में पूछे गए हैं। इसी प्रकार अगर देखें वर्तमान में जो भारत का जनसंख्या घनत्व है ये कितना है? 382 है। अर्थात पिछले दशक की तुलना में यहाँ पर 57 व्यक्ति की वृद्धि हुई है 1 स्क्वायर किलोमीटर। 1 वर्ग किलोमीटर में 57 व्यक्ति बढ़ चुके हैं। अर्थात वर्तमान में 382 व्यक्ति रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर की एरिया में। यहाँ पर 1911 से 21 का जो दशक है इसको हम लोग महान विभाजक रेखा के तौर पर 1921 को जानते भी हैं। यहाँ पर क्या हुआ है? जनसंख्या घनत्व में जो वृद्धि थी यह ऋणात्मक रही, अर्थात यहाँ पर जनसंख्या बढ़ी नहीं थी बल्कि घटी थी। और इसीलिए 21 के पश्चात जनसंख्या में वृद्धि जब लगातार देखी गई तो इसीलिए हम 1921 को क्या कहते हैं? महान जनसंख्या विभाजक रेखा के तौर पर जानते हैं। ये बात हमको ध्यानपूर्वक समझनी है। साथ में यहाँ पर जो लिखा गया है कि 1991 से 2001 के दशक में जनसंख्या घनत्व में 58 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई थी, और वर्तमान में कितनी वृद्धि देखी गई है? 57 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर अगर 2001 से 2011 के दशक में हम बात करें तो ही 57 व्यक्ति बढ़े हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर यहाँ पर जो लिखा गया है, देश में राज्य स्तर पर जनसंख्या घनत्व में बहुत असमानताएं विद्यमान। अर्थात अगर आप देखें सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है वो कहाँ मिलता है? बिहार में। 1106 व्यक्ति रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में। और वहीं अरुणाचल प्रदेश का देख लो, 1 वर्ग किलोमीटर में कितने रहते हैं? मात्र 17। तो इसका तात्पर्य ये है जहाँ पर संसाधन बेहतर होते हैं, जहाँ पर हमारे पास विकल्प बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर पॉपुलेशन रहना भी चाहती है मैदानी क्षेत्र। लेकिन जहाँ की परिस्थितियाँ काफ़ी विषम होती हैं वहाँ पर कम लोग रहते हैं। अरुणाचल प्रदेश की जो स्थितियाँ हैं विषम हैं, इसलिए वहाँ की पॉपुलेशन कम है। जबकि बिहार काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, रहने की योग्य है, बहुत प्रकार के संसाधन, इसलिए यहाँ की जो जनसंख्या डेंसिटी है काफ़ी ज़्यादा है। इसी प्रकार अगर बात करें केंद्र शासित में तो सर्वाधिक किसका है? दिल्ली का है। 11,320 व्यक्ति रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर, क्योंकि जो दिल्ली है एक प्रकार से कॉमर्शियल हब है, बहुत प्रकार के रोजगार यहाँ पर हैं, इसलिए रोजगार की तलाश में लोग यहाँ पर अत्यधिक संख्या में रहते हैं। उसी प्रकार अंडमान निकोबार का बात करें जो केंद्र शासित में है,
जिसका पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी कम है, मात्र 46 व्यक्ति रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर की एरिया में। अगर शीर्ष 5 जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों की बात करें तो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या रहती है, उसके पश्चात पश्चिम बंगाल में, केरल में, उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में। अगर हम यहाँ पर न्यूनतम की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम, मिजोरम में उससे ज़्यादा, सिक्किम में उससे ज़्यादा, नागालैंड में उससे ज़्यादा और हिमाचल प्रदेश में उससे। जबकि अगर केंद्र शासित की बात करें तो सर्वाधिक दिल्ली में है, चंडीगढ़, पांडुचेरी, दमन दीव, फिर लक्षद्वीप। अगर न्यूनतम की बात करें तो अंडमान निकोबार, दादरा नागर हवेली और लक्षद्वीप। लेकिन अगर हम जिलों की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में रहती है, तो जो उत्तर पूर्वी दिल्ली जिला है यहाँ की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी आप कल्पना करिए, 1 वर्ग किलोमीटर के एरिया में 33,346 व्यक्ति रहते हैं। और वहीं पर चेन्नई में कितने लोग रहते हैं, तो 26,903 व्यक्ति रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर के एरिया। यहीं पर आज का हम एपिसोड समाप्त करते हैं और हम लोग कल पुनः एक नए एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।